हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसका हम यूनिट थर्ड का पहला चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में CRMS, C बार और C0 यानी रूट मीन स्क्वायर मान, माध्य मान और मोस्ट प्रोबेबल अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, इन तीनों के मध्य संबंध ज्ञात कर लिया था, जो कुछ इस प्रकार से है। ये जो संबंध है ये हमने पिछले लेक्चर में वर्कआउट कर लिया था, डिराइव भी कर लिया था इन तीनों मानों को, और हमने उन तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी देख ली थी। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसे प्राप्त होती है। ये जो रिलेशनशिप का है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हर साल करीब हर साल ही पूछ लिया जाता है किसी न किसी रूप में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसी के अंतर्गत हम आगे एक चीज़ और पढ़ेंगे इसी मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है अगर अभी तक हमने पढ़ा है कि एनर्जी को हमने फिक्स कर दिया, लेकिन हमने परास बदली थी वेग की। C तथा C+dc में स्थित वेग वाले अणुओं की संख्या हमने कुछ इस तरीके से अध्ययन किया है। अब हम उन अणुओं की संख्या निकालेंगे जिनकी ऊर्जा परास E और E+dE के मध्य है, यानी उनकी एनर्जी जो है वो E से लेकर E+dE के बीच में खुश हो सकती है। उन अणुओं की हम संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो उनको ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। हमें मालूम है E जो होता है वो क्या होता है, हाफ mc², है ना। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, DE बराबर mc/dc, है ना। और C का मान अगर हम इससे निकालें तो क्या होता है, √2E/m होता है। और इससे अगर हम DC निकालते हैं तो क्या आ जाता है, DE/√2m, कुछ ऐसे निकल जाता है हमारे पास, है ना। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है FEDE। अणुओं की संख्या तो इसी फंक्शन से दी जाती है ना। तो हम FEDE निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी आपके पास क्या है, आपके पास तो देखिए हमारे पास क्या मौजूद है, जो हम वर्कआउट कर चुके हैं वो हमारे पास है FCDC, है ना। ये देखिए थोड़ा सा और ऊपर, PCDC है, FCDC, ये हमारे पास है। FCDC का मान, ये भी अणुओं की संख्या है, लेकिन ये है जिनका वेग C और C+dc के मध्य है। ये मान हमें पता है। अब हम एनर्जी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास जहाँ जहाँ भी C है वहाँ हम क्या करेंगे, इन C को E से रिप्लेस करेंगे। तो अभी हमने C और E के बीच में संबंध देख लिया, हम इन सभी मानों को रिप्लेस कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये FCDC जो फंक्शन है वो एनर्जी का फंक्शन बन जाएगा, FEDE का फंक्शन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने वही सारे जो मान थे, ये वाला मान तो पहले वही का वही है। इसमें मैंने C²dc जो था मान, उसमें DE के टर्म्स में जो मान निकाला हुआ था, C का मान ये रख दिया, है ना। और DC का जो मान है वो ये वाला रख दिया। इसके यहाँ पर C² था, C² हटा के मैंने ये मान रख दिया, और DC का मान मेरा कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये मेरे पास ऑलरेडी और ये वाले मान मेरे पास मौजूद है। इनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मेरे पास E के टर्म्स में वही मान आ गया, फंक्शन आ गया। और ये फंक्शन ही क्या करता है, ये फंक्शन ही अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा कैलकुलेट करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अब हम एक नई चीज करेंगे इसके अंदर, वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो पढ़ा है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि ये हमारे को थोड़ी अब्रप्ट सी लग रही है, अचानक से आ जाती है, अचानक से हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी की सारी एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हैं। हमने क्या करा है, मैक्सवेल का जो सिद्धांत है, जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में उसने दिया था, हमने उसको यूज़ करके अलग अलग चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड किया है, अलग अलग अणुओं की संख्या को प्राप्त किया है, इसलिए थोड़ा सा अब्रप्ट लगता है। अब हम इसके अंदर एक चीज़ करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे को थ्योरेटिकली हमने सारा कुछ पढ़ा है, क्या इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, क्या ये सही है या नहीं है, इसका निर्धारण तो एक्सपेरिमेंट द्वारा ही हो सकता है। तो एक लैमर्ट ने एक प्रयोग किया था और वो प्रायोगिक सत्यापन जो है उससे ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। उसका डायग्राम हमारा कुछ ये वाला है जो हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो सेटअप है उसमें हमने क्या करा है, यहाँ पे देखिए ये ओ जो लिखा हुआ है ये हमारी क्या है, एक अवन है, छोटी सी एक भट्टी है, और इसके आगे एक की एक्सेल के ऊपर, ये एक्सेल हो गया, ये देखिए ये एक्सेल हो गया, इस एक्सेल पे दो व्हील्स लगे हुए हैं, W1 और W2, और W1 और W2 के अंदर खांचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर ग्रूव्स है दो, है ना। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो ग्रूव्स हैं ये हमारे W1 और W2 के अंदर दोनों सेम पैरेलल नहीं दिख रहे, थोड़ा सा W2 में एंगल दिखाई दे रहा है W1 के सापेक्ष, और वो क्या है, W1 और W2 जो है के खांचे के सापेक्ष कुल अल्पकोण से विस्थापित होता है, कुछ अल्पकोण से विस्थापित होता है, और वो जो कोण है वो कितना है, 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री होने के कारण ये थोड़ा सा घूमा हुआ लग रहा है, एकदम समानांतर नहीं है, 2 डिग्री ये घूमा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस भट्टी के अंदर हमने मरकरी भरा हुआ है, उसको हम गर्म करते हैं तो मरकरी की वेपर्स बाहर निकलती हैं, तो यहाँ पर आएंगी तो इस पहिए से टकराएंगी, और पहिए से टकराने के बाद आगे निकल नहीं पाएंगे, लेकिन इस खांचे के अंदर जो आएंगे अणु वो इसमें से निकल जाएंगे, और निकल के फिर वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी फिर वो टकरा जाएंगे इसकी दीवार से, लेकिन जो इस खांचे में से निकल पा रहे होंगे वो निकल जाएंगे और फिर पीछे जो स्क्रीन है उस पे टकराएंगे। तो ये कुछ प्रक्रिया ऐसे होगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले भट्टी में Hg को गर्म करते हैं, पारे की वाष्प को S1 स्लिट से होते हुए W1 पर घेरते हैं। W1 व W2 को निश्चित वेग से घुमाया जाता है, ठीक है, एक डेफिनेट वेलोसिटी से उन दोनों को घुमा रहे हैं, और क्योंकि ये साथ में जुड़े हुए हैं तो एक समान वेग से घूमना शुरू हो जाएंगे। W1 के खांचे से निकलने वाले केवल वे ही अणु W2 से निकल पाएंगे जो इतनी दूरी में 2 डिग्री घूम जाते हैं। तो हमारे पास असल में होगा क्या कि जैसे जब हमने इसको एक निश्चित वेग से घुमाना शुरू करा तो जो अणु यहाँ से निकल गए वो केवल 2 डिग्री समय के मतलब 2 डिग्री इतनी दूरी तय करने के बाद 2 डिग्री वाले ये जो W2 है ये सामने आ जाएगा, इसकी पोजीशन में आ जाएगा ये वाला, है ना। तो वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। एक्चुअल में होगा क्या, ये पूरा घूम रहा है और ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसमें से निकले अणु, ठीक है, और तब तक क्या हुआ, W2 भी क्योंकि निश्चित वेग से घूम रहा है, ये भी घूम के 2 डिग्री घूम गया, तो 2 डिग्री घूम के ये इसकी सीध में आ गया। अगर मान लो ये नहीं होता तो इसकी पोजीशन जो है वैसी ही W2 की पोजीशन जब होगी तो इसमें से जो अणु यहाँ से निकले हैं वो यहाँ से भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ही अणु निकलेंगे, जैसे इसमें से बहुत सारे 100 अणु निकले, लेकिन उनमें से जो यहाँ पर पहुंचे कुछ जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ देर में पहुंचेंगे, तो जो एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुंचे जब ये W2 बिल्कुल इसके समानांतर है वो बाहर निकल जाएंगे, है ना।
तो ये लिखा है कि W1 खांचे से निकलने वाले केवल वे ही अणु W2 से निकल पाते हैं जो इतनी दूरी में 2 डिग्री घूम जाता है। W2 का 2 डिग्री घूर्णन का समय, अर्थात मतलब क्या हो गया कि जितना W2 2 डिग्री घूमने में समय लेता है उतना ही अगर कोई अणु W1 से W2 पहुंचने में लगा समय लेगा तब वो उसमें से जरूर निकल जाएगा। अब W2 से निकले अणु P पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, ये एक बार कर लिया। हम क्या करते हैं, W1 और W2 को विभिन्न वेगों से घुमाते हैं। निश्चित वेग से घुमाना है लेकिन अलग अलग, जैसे एक बार 10 से घुमा दिया, फिर 20 से, फिर 30 से, ऐसे करके हम अलग अलग वेगों से इनको घुमाते हैं। तो हर बार क्या होगा, पर जो इकट्ठे होने वाले अणुओं की संख्या है वो अलग अलग होगी, उनको हम अलग अलग संख्याओं को नोट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि यदि पहिए को ओमेगा कोणीय वेग से घुमा जाए तो थीटा कोण से घूमने में लगा समय कितना होगा। हमें मालूम है ओमेगा थीटा टी के बराबर होता है, तो टी होगा थीटा अपॉन ओमेगा। अच्छा, पहियों के बीच की दूरी हम स्मॉल एल ले लेते हैं, तो दोनों खांचों के बीच गुजरने वाले अणुओं का वेग कितना हो जाएगा। वेग होता है दूरी बटा समय, दूरी हो गई एल और समय टी हमने निकाला हुआ है, उसका मान रख दिया, तो क्या आ गया, सी का मान आ गया एल ओमेगा अपॉन थीटा। अगर पहिया कई चक्कर लगा लेता है, क्योंकि एक चक्कर में कैलकुलेशन हो नहीं पाती, इसलिए जनरली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स हम ज़्यादा रखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से Cn की जो कैलकुलेशन है वो L ओमेगा थीटा प्लस 2πn फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, जहाँ n का मान 1, 2, 3 के हो सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम अणुओं के वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इस और वेलोसिटी निकाल लेते हैं और अणुओं की जो संख्या है वो हम P पर कैलकुलेट कर ही रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि अलग अलग वेगों पर जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होने की है, P बिंदु पर जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए हैं उनकी संख्या, वो हमारे जो मैक्सवेल थ्योरेटिकली जिसको डिस्क्राइब करता है कि भाई इस वेलोसिटी के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल वैसा ही प्राप्त हुआ। उसी तरीके के रिजल्ट्स हमारे इस लैमर्ट एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुए, जिसने इसको जो आपका थ्योरेटिकल मैक्सवेल का लॉ था उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। अब हम इसके अंदर एक चीज और करेंगे, वो है डॉपलर ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। डॉपलर विस्तारण, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का डॉपलर विस्तारण। तो हमें ये मालूम है कि कोई भी कंपन करता हुआ जो परमाणु है वो तेज वेग से अगर गति करता होता है तो जिसके कारण उसके क्या होता है, परिणाम स्वरूप डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होता है, और इसी कारण से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की एक परिमित चौड़ाई होती है, और इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं को डॉपलर विस्तारण कहते हैं। क्या हमारे को मालूम है, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो है वो एक डेफिनेट ब्रेड्थ होती है। तो वो जो डेफिनेट ब्रेड्थ होती है वो क्यों होती है, वो हमारी डॉपलर इफेक्ट के कारण होती है, क्योंकि जब परमाणु तेजी से गति कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, और उस कारण से स्पेक्ट्रमी रेखाओं का एक विस्तार हो जाता है, और उसको हम डॉपलर विस्तारण कहते हैं या डॉपलर ब्रॉडनिंग कहते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे माना कोई एक कण है, विरामावस्था में है और उससे उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति न्यू 0 है। अब कोई विसर्जन नली ले ली हमने, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया जिसमें ये कण विद्यमान है और वो गतिमान है, तो मैक्सवेल के वेग वितरण का नियम का पालन करते हैं, है ना। तो अब हमने ये मान लिया कि यदि एक कण प्रेक्षक की ओर v वेग से आ रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, डॉपलर प्रभाव के हिसाब से ν0 1 + v/c होती है, और अगर वो दूर जा रहा होता है तो ν0 1 - v/c होती है। अब हमें मालूम है कि क्योंकि वो गतिमान है तो उसकी आवृत्ति का मान 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है।
अतः केंद्रीय रेखाओं जिसकी आवृत्ति ν0 है उसके क्या होगा, अगर ये केंद्रीय रेखा है तो इसके इधर भी कुछ रेखाएं हमारे को मिलेंगी, है ना, कुछ रेखाएं यहाँ भी मिलेंगी और कुछ रेखाएं हमारे को इसके दूसरी तरफ भी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो आवृत्ति है वो हमारी लगातार बदल रही है और सभी प्रकार की आवृत्तियां संभव है। तो थ्योरेटिकली क्या होगा कि ये जो स्पेक्ट्रमी रेखा है उसकी चौड़ाई अनंत होगी। थ्योरेटिकली हम देखें, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, इसलिए ब्रेड्थ भी इनफाइनाइट होगी। लेकिन मैक्सवेल वेग वितरण के अनुसार बहुत अधिक वेग वाले कण बहुत कम होते हैं और इनकी तीव्रता कम होगी। तो इस रेखा में तीव्रता का वितरण निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? माना dn उन कणों की संख्या है जिनकी वेग v और v प्लस dv के मध्य है। तो हम ये कुछ इस तरीके से लिख लिया हमने, है ना, dn का मान लिख लिया। और ऐसे कणों द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति जो है वो अगर उसकी तरफ आ रहे हैं तो 1 प्लस v/c ν0 होगी और उसकी तीव्रता जो होगी वो कुछ इस फॉर्मूले से दी जाती है, जो कि तीव्रता नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। और ये I0 जो है वो केंद्रीय तीव्रता है। तो अगर हम ये सारी चीजें दूरी के रूप में लिखना चाहें तो हम उसको सबसे पहले मानेंगे λ0 जो है वो केंद्रीय रेखा की चौड़ाई है और λ0 बराबर c/ν0 लिख देते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो λ0 माइनस x बराबर c/ν0 1 प्लस v/c लिख दिया आवृत्ति के हिसाब से। और हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हमें कुछ ये मिल जाता है। v/ν0 जो मिल रहा है हमारा, उसको हमने ऐसे कुछ ऐसे लिख ली। ये हमारा क्या हो गया, इधर तो λ0 माइनस x है, इधर λ0 माइनस v/ν0 है, तो हम x को लिख सकते हैं v/ν0। और या हम ये लिख सकते हैं, अगर हम इंडिविजुअली निकालना चाहें तो x बराबर λ0 v/c लिख सकते हैं, क्योंकि हम v का मान अगर लिखें तो उस ν0 का मान रखें तो हमारा कुछ इस तरीके का मान प्राप्त हो जाता है। हमने क्या करा, ν0 का मान यहाँ से रख दिया c/λ0, उससे इस टर्म्स में आंसर आ गया। और तीव्रता जो होगी वो Ix, किसी भी x बिंदु पर तीव्रता का जो मान है वो कुछ इस सूत्र से दिया जाता है। और हमारा जो स्पेक्ट्रमी रेखा का जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है हमेशा। ठीक है, इसके अंदर हम एक चीज और निकालते हैं, हाफ विड्थ। हाफ विड्थ जो है वो b है। b वह दूरी है जहां पर अधिकतम तीव्रता का आधा रह जाती है तीव्रता, तो Ix का मान I0/2 हो जाता है। तो आपने Ix का जो फॉर्मूला है उसमें I0/2 रख दीजिए, तो I0/2 रखेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर b का मान हमारा कुछ ये प्राप्त होता है, इतना बड़ा सारा b/λ0 बराबर √2 log 2 RT mc², और b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m। तो इससे ये पता चलता है कि वो ताप पर और m पर दोनों पर डिपेंडेंट है, उसी के हिसाब से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई निर्धारित होती है। तो ये सारी चीजें हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में पढ़ ली। अब हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको मैंने एक बार आपकी सुविधा के लिए वापस से समराइज कर दिया है, वो बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमने कुल अणुओं की संख्या ली है किसी भी गिवन गैस में, उसको कैपिटल N से डिनोट किया है, और उनकी जो माध्यम अणुओं की संख्या है उसको n बार से डिनोट किया है। और मैक्सवेल का जो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू हैव एनर्जी E इज प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ (e/kT), यानी किसी भी अणु की एनर्जी E होने की संभावना जो है या प्रायिकता जो है
वो सदैव e⁻⁻e/kT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैक्सवेल कैनोनिकल लॉ है। इसी के आधार पर सबसे पहले हमने क्या निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पोजीशंस बिटवीन r एंड r प्लस dr एंड मोमेंटम p प्लस dp। तो हमने ये निकाला था कि उन अणुओं की प्रायिकता निकाली थी जिनकी स्थिति r और r प्लस dr के मध्य तथा संवेग p और p प्लस dp के मध्य है। उसको हम डिनोट करते हैं p d क्यूब r d क्यूब p, और वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, e⁻⁻p²/2m/kT d क्यूब r d क्यूब p के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम इसको c की टर्म्स में लिखें तो ये हमारी p-rc के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने rp लिखा हुआ है, ये जो थोड़ा सा अस्पष्ट सा है ये rp लिखा हुआ है, यहाँ rc लिख लिया मैंने। तो d क्यूब r अपॉन d क्यूब इंटू d क्यूब c हो सकता है, और ये भी हमारा इसी के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन p को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे c की टर्म्स में, हम p को लिख देंगे, p जो होगा उसको हम c की टर्म्स में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर d क्यूब r और d क्यूब c का क्या मतलब है, d क्यूब c का मतलब है अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले तो dcx dcy dcz है, और c² का मान cx² प्लस cy² प्लस cz² होता है। ऐसे ही d क्यूब r का मान जो है वो dx dy dz के बराबर होता है, जहाँ r² जो है x² प्लस y² प्लस z² के बराबर है। इसके बाद जो चीज़ हमने कैलकुलेट करी थी वो बता देती हूँ। हमने निकाला था fc d क्यूब c। अब fc d क्यूब c का क्या मतलब है, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose velocity lie between c and c plus dc पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या करा है, fc d क्यूब c क्या है, उन अणुओं का माध्य मान है एवरेज मान है जिनका वेग c और c प्लस dc में के बीच में लाया करता है, और इसके लिए हमें गैस का वॉल्यूम कितना लेना है, प्रति एकांक आयतन। तो प्रति एकांक आयतन में अणुओं का औसत मान जिनका वेग c और c प्लस dc के मध्य स्थित है, इसको हमने कुछ इस प्रकार से निकाला था, है ना, और ये वर्कआउट करके फॉर्मूला निकाल लिया था। इसके आधार पर अगर आप fc देखेंगे तो क्योंकि दोनों तरफ d क्यूब c है तो fc का मान इससे डिनोटेड है, और ये आपका क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेग वितरण फलन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसी प्रकार से fcx dcx जो है वो केवल x कंपोनेंट है, इस फंक्शन का x कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से दिया जाता है जिसमें केवल x की राशियां ही होगी। इसके बाद हमने जो निकाला था कि अगर हम केवल एक x दिशा में एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा 0 आती है, और इसी की मदद से हमने मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था जिसका मान √m/2π/kT के बराबर आता है। और ये दो मान और निकाले थे x के संदर्भ में ही। इसके बाद हमने निकाला था, चाल की बात कर ली, fcdc। तो fcdc क्या है, प्रति एकांक आयतन उन अणुओं की औसत संख्या है जिनकी चाल c और c प्लस dc के मध्य स्थित है। तो उसका हमने फॉर्मूला ये वर्कआउट कर लिया था, कुछ ये फॉर्मूला हमारा निकलता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, ये थोड़ा सा मेरा गलत आगे पीछे हो गया। इसके बाद हमने पढ़ लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, c और c प्लस dc के मध्य मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड होने की प्रायिकता जो है वो pc dc से दी जाएगी। और उसके बाद हमने 3 इम्पॉर्टेंट चीजें निकाली थी। एक तो अधिकतम संभाव्य चाल जिसको c0 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का था, वो √2kT/m निकला था। फिर हमने माध्य या औसत चाल, इसको c बार कहा था,
ये हमने निकाला था √8 kT/m² से निकाला था, और इसका फॉर्मूला ये हमने यूज किया था। इसके बाद हमने RMS स्पीड निकाली थी वर्ग माध्यम मूल चाल, तो ये CRMS से डिनोट किया था, और इसको √3 kT/m फॉर्मूला हमने वर्कआउट कर लिया था। एक्चुअल फॉर्मूला ये है इसका निकालने का, और इन तीनों के बीच में जो संबंध है वो हमने ये रेशो से डिनोट कर दिया था। उसके बाद हमने एनर्जी रेंज E और E+DC में जो अणुओं की संख्या है वो कुछ इस प्रकार से वर्कआउट कर ली थी। तो ये सारी चीजें हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के अंतर्गत पढ़ ली। तो ये हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, और इसको आप थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़िए। इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आ जाने से कई बार कई चीज़ें अनक्लियर सी रहती हैं। तो हम अब अगले लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। धन्यवाद।